भारत इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखिए 6000 ईसा पूर्व मतलब 6000 ईसा पूर्व बताया जाता है। तो 6000 ईसा पूर्व जो है वहाँ पे क्या-क्या खोज किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सिर्फ सुनिए हम याद करवा देंगे। तो 6000 ईसा पूर्व को आगे हम नंबर से याद करेंगे कि 6000 ईसा पूर्व में क्या मिला? तो मेहरगढ़ की खोज हुई और बुरजहूम में जो भारत के प्राचीनतम या कृषि एवं पशुपालन का अवशेष मिला। मतलब मेहरगढ़ और बुरजहूम में हमारा कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले थे। ये बात हुए कब मिले थे? 6000 ईसा पूर्व में। मतलब 6000 मतलब 6000 ईसा पूर्व में मिले थे। क्लियर हो गए? और याद रखिएगा मेहरगढ़ को अब जो है इसे लहुरा देव के नाम से जाना जाता है। लहुरा देव के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मैं जो रिपीट करूंगा आप सिर्फ सुनिएगा। तो आपसे पूछेगा मेहरगढ़ और बुरजहूम में क्या मिले थे? कृषि एवं पशुपालन अवशेष मिले थे। कब मिले थे? 6000 ईसा पूर्व में मिला था। आजकल याद रखिएगा आज जो पैटर्न अब चेंज हुआ है इसमें याद रखेंगे प्राचीनतम इतिहास का जिनका इतिहास है स्पेशली उनको तो पूछेगा ही। क्योंकि प्राचीनतम इतिहास अब पूछा जाएगा। कम चांस है कि मुगल का और आपको दिल्ली सल्तनत का बहुत कम पूछेगा। पूछेगा भी तो वही पूछेगा जिसमें हार हुई हो। अब वो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ है। याद रखिएगा, ज़्यादा-ज़्यादा मुख्य राजाओं का भूमिका पूछा जाएगा, नहीं तो रियल में अब प्राचीनतम इतिहास के बारे में पूछा जाएगा और चाहे फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा। तो हम उसी आधार पे हम इसे याद करवाएँगे। जैसे मान लीजिए कि 5000 से लेके 4000 ईसा पूर्व की बात करेंगे। तो 5000 से लेके 4000 ईसा पूर्व में हम बात करें तो उस समय क्या हुआ था? तो याद रखिएगा बगौर, बगौर बोलिए या बैगौर तथा जो है आदमगढ़ के निकट जो है भेड़-बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले थे। मतलब बगौर एक जगह है और भेड़-बकरी का पालन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो बगौर और आदमगढ़ के निकट जब जाइएगा ना, उस समय प्राचीनतम समय में कब जाइएगा? तो 5000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व में। तो उस समय भेड़ और बकरी के पालन का प्रथम अवशेष मिलता है। अवशेष मतलब खोज मिला है, उसका हिस्सा मिला है। और याद रखिएगा कैसे याद करेंगे? तो 5000 और 4000 5000 से लेके 4000 ईसा पूर्व, है ना? याद रखेंगे, याद हुआ? और भी तरीके से हम याद करवाएँगे और धीरे-धीरे हम अपना जो है फन और कॉमेडी के साथ जो है आएँगे। चलिए, अब देखिए 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व की बात करेंगे। बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व की बात करेंगे मतलब 4000 से लेके 3000 हो जाएँगे। मतलब 4000 3000 मतलब 3000 से लेके सॉरी 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व पीछे बैक हो रहा है। उस समय क्या हुआ था? कृषक एवं पशुपालक की सभ्यता हुई थी। मतलब कृषक की खोज हो गई थी, पशुपालक सभ्यता होती थी उस समय। कब होती थी भाई? 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व में होती थी। अच्छा जी, आप जान गए, याद हुआ? नहीं हुआ? याद कीजिए कि 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व में कृषक और पशुपालक सभ्यता थी। समझ गए? चलिए याद हो गया होगा। नहीं भी होगा तो दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं है, याद हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा आपको टिक लग जाएगा। ये नरेंद्र गार्डन का वाला है। आगे चलिए, बात करते हैं 1750 ईसा पूर्व की बात करेंगे। तो 2350 से लेके 1750 की ईसा पूर्व की बात करेंगे। मतलब कि 2350 की बात कर रहे हैं। तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की बात करेंगे। उस समय क्या हुआ भाई? हड़प्पा सभ्यता का समय का विस्तार बताया गया है। कैसे? तो रेडियो कार्बन जो होता था C14 जिसे नाम सुने थे, तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार किया गया था। समझ गए? मतलब रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार बताया गया था। उस समय समय विस्तार हो चुका था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया गया है। कब बताया गया है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया था। याद हो गया? बोलिएगा। मतलब 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व के बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, वो भी कार्बन डेटिंग के अनुसार हम पता किए थे। आगे बात करेंगे 1500 ईस्वी ईसा पूर्व की बात करें 1500 ईस्वी
मतलब ईसा पूर्व है, तो 1500 मतलब 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ जी? तो भारत में आर्यों का आगमन हुआ, मतलब ऋग वैदिक काल आ गया। तो ऋग वैदिक काल और भारत में आर्यों का आगमन हमारा 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है, 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। और सुनिए, 1000 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल आ गया था। मतलब कि 1500 में, मतलब 500 ईसा पूर्व में चले जाइए, मतलब 500 आगे चल जाइए, 1500 ईसा पूर्व में चल जाइए, तो ऋग वैदिक काल आ गया। अब भारत में आर्यों का आगमन हो गया। और अब जो है 1000 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल आया तो यहाँ पे आर्यों का पूर्व गंगा मैदान में विस्तार दिखने को मिला। मतलब गंगा के किनारे आर्यों का ही विस्तार दिखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल के समय। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 1000 की बात हो रही है। चलिए 950 ईसा पूर्व घटते जाता है, याद रखना है, तब जाके ईस्वी में बदलेगा, है ना। अब 950 ईसा पूर्व की बात हो रही है, मतलब कि 950 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो उस समय महाभारत युद्ध का नाम सुने होंगे। एनसीईआरटी आप सुने हैं, एनसीईआरटी के बुक है राम शरण शर्मा का, उनके अनुसार बताया जाता है 5000 ईस्वी पूर्व। तो एनसीईआरटी के तहत 5000 ईसा पूर्व बताया जाता है, लेकिन 950 ईसा पूर्व बताया जाता है महाभारत के अनुसार। ये जो हमारा किरण प्रकाशन का बुक है समान ज्ञान, उसके अनुसार बताया गया है महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में। और एनसीईआरटी के तहत राम शरण शर्मा के अनुसार 5000 ईस्वी पूर्व। हमारे महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य के रूप में जानते हैं, हमारा इतिहास भी महाभारत से ही चलता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत इतिहास की महत्वपूर्ण जो तिथि पढ़ रहे हैं, जिसमें 850 ईसा पूर्व पढ़ेंगे। 850 ईसा पूर्व पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि 850 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 850 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो उस समय भगवान पारशुनाथ की बात होती है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे 23 वाले, वो थे हमारे पारसनाथ। मतलब 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष बताया जाता है 850 ईसा पूर्व बताया जाता है, याद रखिएगा। मतलब 850 ईस्वी पूर्व में किसका हुआ था जी? तो हम बोलेंगे पारसनाथ का जन्म हुआ था, उसकी चर्चा होती है, उनकी बात कही जाती है 23वें तीर्थंकर के रूप में। और बात करते हैं 6550 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे। छः हजार नहीं, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 600 से लेकर 550 ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करेंगे, तो उस समय 16 महाजनपदों की बात होती है, उपनिषद की बात होती है, और आर्यों का दक्षिण में विस्तार की बात होती है। मतलब कि 600 से लेके 550 की बात होगी, मतलब कि 600 से लेकर 550 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? तो हमारे में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और उपनिषद की रचना भी हुई थी, और आर्यों का दक्षिण में विस्तार भी हुआ था। समझ में आ गया? मतलब कि 16 महाजनपदों में हमारा 16 महाजनपद का उदय पूछे कब हुआ, तो बताना 600 से लेके 550 बता देना है। मतलब कि 600 से लेके, मतलब 600 से लेके 550 बता देना है, ईस्वी पूर्व बता देना है। उपनिषद की बात होगी, उपनिषद की रचना कब हुई? तो भाई 600 से लेके 550 के बीच ही हुआ था। अच्छा, तो आर्यों का दक्षिण में विस्तार कब हुआ? तो बताएंगे अरे भाई 600 से लेके 550 में ही हुआ है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 540 की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनिए 540 ईसा पूर्व क्या है जी? आप सुनते जाइए, याद मैं करवाऊंगा, नलेन गार्ड में आपको याद करवाएगा। 540 ईसा पूर्व क्या है? तो भाई 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। समझ गए? महावीर भगवान का जन्म होने का बात कहा जाता है, मतलब हमारे 24वें तीर्थंकर की बात कहते हैं। तो 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान के नाम से भी जाने जाते थे, याद रखना है। समझ गए? तो 540 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, याद रखने वाली बात है। चलिए और बातें करते हैं। 540 से लेके आप चले जाइए 468 तक, ईस्वी पूर्व तक चलिए। अब 468 बोल दिया, मतलब कि 468, मतलब 68 तो हमको याद नहीं रहेगा भाई, तो कैसे याद करेंगे? 540 से लेकर 468 तक
ईस्वी ईसा पूर्व तक की बात अगर करेगा तो हम बताएंगे उस समय महावीर स्वामी का ही चर्चा होगा, क्योंकि 540 में इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में 24वें तीर्थंकर के रूप में वर्धमान महावीर का जीवन काल बताया जाता है। तो 540 से लेके 468 ईस्वी तक हमारा महावीर स्वामी का, वर्धमान जी का तीर्थंकर जो 24वें थे, उनकी बात कही जाती है, उनकी चर्चा की जाती है, उनका काल बताया जाता है। अब जैसे ही 468 की हो गई, उसी तरह याद रखिएगा 468 तो क्लियर हो गए। अब क्या हुआ कि बुद्ध जी का भी मौका मिल गया। बुद्ध जी कब आए? तो 563 ईसा पूर्व में आ गए। तो 563 ईस्वी पूर्व में हमारे बौद्ध भगवान थे, पहले ही थे। बौद्ध भगवान की बात अगर करते हैं तो याद रखिएगा कि जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब एक ही अंतराल में चलते थे, लेकिन डेट मेंशन अलग अलग किया हुआ है। तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म का डेट बताया जाता है। कब बताया जाता है? 563 ईसा पूर्व में बताया जाता है। अच्छा जी, 563 में किनका जन्म हुआ? हमारे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और ये क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलिए, इनका दूसरा नाम क्या था बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बाहरी आवाज को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी आवाज में रास्ते में थोड़े से बाहर हूं मैं, तो बाहर होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आते रहता है। आगे बात करते हैं, 563 ईस्वी से लेके 483 ईस्वी की बात करते हैं। तो 563 की बात करते हैं। ठीक है, सुनिए, 563 ईस्वी से लेके 483 ईसा पूर्व की बात करेंगे। ठीक है, तो 563 से लेके 483 की बात करेंगे, तो इस समय बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल बताया जाता है। तो 563 से लेके 483 ईसा पूर्व से लेके बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल बताया जाता है। सुन लिए? तो याद रखिएगा, 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल बताया गया है। समझ गए? किसका बताया गया है? गौतम बुद्ध का जीवन काल बताया गया है। आगे चलेंगे, बात करते हैं 516 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 516 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। 516 ईसा पूर्व की बात करें तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम जो है, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो 516 ईसा पूर्व की अगर हम बात करेंगे, तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। याद रखना है। आगे चलेंगे, 544 या 412 जो है, उस समय हरेक वंश, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन का उदय हुआ था। मतलब कि आप ये सोचिए कि अगर पूछे आपसे कि ईरान के शासक जो है डेरियस प्रथम, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किया था, मतलब भारत पर विदेशी आक्रमण के रूप में प्रथम किया था, तो वो कब किया था, किस ईसा पूर्व में किया था? तो बताएंगे 516 ईसा पूर्व में किया था, मतलब 516 ईसा पूर्व में किया था। चलिए, अब बताइए 544 से लेके 412 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो उस समय हर एक वंश का उदय हुआ था, जिसमें हर एक वंश में तीन मुख्य रोल थे: बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। अजातशत्रु बिम्बिसार को मार दिया था, उदयन अजातशत्रु को मार दिया था। ये आपका चला था। और याद रखिएगा, पूछे डेट कि भाई हर एक वंश का उदय काल बताएंगे, तो हम बताएंगे 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हुआ था। मतलब कि 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हुआ था। किसका उदय? हर एक वंश का उदय हुआ था, जिसमें बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन था। भूलिएगा मत। और चलेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, वो राजगृह में हुआ था। राजगृह मरा कौन है? राजगीर। राजगृह राजगीर को ही कहा जाता था। याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तीन बौद्ध संगीति नहीं, चौथी चार बौद्ध संगीति हुआ है ना? लेकिन हमारा प्रथम बौद्ध संगीति कराने का बात होता है, तो राजगृह को याद करते हैं, राजगीर को याद करते हैं। और उसका डेट हम अगर मेंशन करें तो 483 ईसा पूर्व की बात करते हैं, मतलब 483 ईसा पूर्व की बात करते हैं, है ना? 480 में हमारे बुद्ध का जो है क्या हुआ था बताइए? निधन हुआ था कि नहीं हुआ था? कमेंट करेंगे ये, क्योंकि डेट मेंशन करता है कि 480 में क्या हुआ था। ये घटना बताएंगे तो कमेंट करिए, बुद्ध का मृत्यु कब हुई? क्या 883 में हुआ? तो याद रखिएगा,
483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ राजगीर में। उस समय बिंबिसार था, याद रखिएगा। अजातशत्रु का भी रोल आता है कि अजातशत्रु ने करवाया, बिंबिसार ने करवाया, तो बिंबिसार का ज्यादा रोल है। अगर बिंबिसार ऑप्शन में रहा तो ना रहे तो अजातशत्रु का करिए, क्योंकि हर एक वंश से संबंधित है, इसलिए, है ना, ध्यान रखना है। चलिए, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां अगर बात करें, ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो इसी में हम पढ़ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो सुनिए, 412 से लेके 344 ईस्वी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 412 से लेकर, मतलब 412 से लेकर 344 की बात करेंगे। देखिए, जैसे नंबर, फोन नंबर याद करते हैं, वैसे हम बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए आप बोल दे कि अरे भाई, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। अब मान लीजिए आपको कोई, किसी को याद हुआ, किसी को नहीं। अब ऐसे बोलेंगे फोन नंबर की तरह, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक भाई किसका शासन रहा। तो हम बताएंगे, अरे भाई, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, उसका विस्तार की बात कहा जाता है। तो शिशुनाग वंश का स्थापना और विस्तार जब हुआ था, उस समय समय काल ईसा पूर्व में था, जो कि 412 से लेके 344 ईसा पूर्व बताया गया है। क्लियर हो गए, भूलिएगा नहीं। आगे चलेंगे, आगे बात करें हम लोग, तो आगे सुन लीजिए, 483, 400 बोल रहा हूँ, 383, 483 तो पढ़ लिए, 383, 383 ईसा पूर्व की अगर बात करें, तो उस समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। मतलब कि 483 में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। समझ गए? अब 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, वो भी वैशाली में हुआ था। अब वैशाली में जब द्वितीय हुआ था, तो उस समय कौन था? कालाशोक था? कौन था बताइए, कमेंट कीजिए। कौन उस समय बौद्ध संगीति करवा रहा था? क्या अशोक करवा रहा था, या कनिष्क करवा रहा था, कि बिंबिसार करवा रहा था? बिंबिसार को तो मैंने बता दिया कि भाई प्रथम था, लेकिन अब तीन और थे, जिसमें कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क। कौन करवाया था दूसरा, बताएंगे। ऐसे कालाशोक हम बता रहे हैं, सही है कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन बनाए रखना होता है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं 344 की बात करें, 344 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 344 ईसा पूर्व की बात करें, 344 ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो उस समय मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। मगध में जो है नंद वंश की स्थापना हुई थी, जो कि चाणक्य का अपमान बाद में हुआ था, जो कि बाद में जाकर चाणक्य जाकर मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। उससे पहले सुनिए, उससे पहले 344 ईसा पूर्व में जो नंद वंश की स्थापना हुई थी, उसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने लगा था। इसलिए चाणक्य को लगा कि सिकंदर आ रहा है और भारत कब्जे में हो जाएगा। तो अपने राष्ट्र के लिए अगर कोई लड़ रहा हो, तो हमें भी मदद करनी चाहिए। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। यहाँ पे गलत हो या अच्छा, हमारे भारत की धरती सबको अपना मानता है, लेकिन गलती करने वाले की कभी जीत नहीं होती। चलिए, 326 ईसा पूर्व की बात करें, सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना 326 ईसा पूर्व डेट बताया जाता है। अब इसी डेट की बात करें तो 323 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 323 की बात करें, ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो यह सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु होने की बात होती है। तो सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु जो हुई थी, वो कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। तो सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु जब हुई थी, तो कब हुई थी? 323 में हुआ था, मतलब 323 ईसा पूर्व होता, 323 में हुआ था। समझ गए? मतलब 323 बोल दीजिए, आप चाहे 323 बोल दीजिए, थ्री, आप चाहे ये भी बोल सकते हैं 326 बोल दीजिए, 326 बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। बस हम जो याद करवा रहे हैं वो आप सुनिएगा, तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको मेरा जो पटांग पढ़ाने का तरीका है वो आपको याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन आ गया, 5 नंबर वाला आ गया, मान लीजिए बीपीएससी देने जा रहे हैं, और ये भी पढ़ के जाएगा ना, तो 5 नंबर आएगा ना, तो आप काटना जानते हैं, छाट दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। समझ गए? चलिए, अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ मेरा जन्म का नहीं है, डेट ऑफ बर्थ हमारे राजा और महाराजा का बात है। चलिए, अब बात करते हैं, फिर हुआ था 323 में। तो 323 मतलब 323, मतलब कि 323। 323 ईसा पूर्व में एक बार और हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। होगा ही भाई, नंद वंश का विनाश करने वाले चाणक्य खुद खड़े हो गए कि नंद वंश का विनाश होगा, क्योंकि घनानंद की मृत्यु निश्चित है ना। तो चलिए, बात करते हैं 323 में। 323 में क्या हुआ कि सिकंदर की जो है मृत्यु भी हो गई बेबीलोन में,
लेकिन सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, वो छोड़ेगा थोड़ी, वो तो भारत पे आक्रमण करना चाहता था। उसी के बीच में 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई। समझ गए? याद रखिएगा, फिर तो सेल्यूकस निकेटर भी हमारे कब्जे में हेलेना से विवाह करके और भी कब्जे में कर लिया और सेल्यूकस निकेटर का कुछ नहीं चला, याद रखिएगा। चलेंगे 305 ईस्वी की बात करें। 305 में सेल्यूकस जो है भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया कब किया? 305 ईस्वी में किया। सोचिए 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई, जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सोचिए, तो भी सेल्यूकस निकेटर को लगा कि मेरे पास बहुत बड़े सैनिक हैं, मैं भारत को जीत सकता हूं, लेकिन भूल गया कि चाणक्य द्वारा बैठाया गया राजा मौर्य वंश, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था और अपने गुरु का आदेश मानने के लिए किसी से भी युद्ध कर सकता था। और ये सेल्यूकस को पता ही नहीं था कि जिस भारत पे आक्रमण करने जा रहे हो बेटा, वहां पे हार मिलेगी, जीतोगे नहीं। ये वास्तविक हमारे राष्ट्र की जीत है। समझ गए? तो बाहरी आक्रमणों से हमको बचाना है, अपने देश की सुरक्षित करना है। यही हमें सिखाता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। 305 याद रखिएगा। अब सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हम लोग लड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल का था और गुरु किस कुल के थे? दोनों मिलकर किए, मतलब हमारा भारत अगर मिलकर नहीं करेगा तो हम लोग बिखर जाएंगे। ये सब हम लोग को पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये सब बोलनी नहीं चाहिए। चलिए 298 की बात करेंगे। 298 की बात करेंगे, 298 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 298 ईसा पूर्व की बात करें तो बिंदुसार शासक बना था, याद रखेगा। तो 298 ईस्वी में कौन शासक बना जी? बिंदुसार शासक बना था, याद रखिएगा। मतलब कि 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को एक तरह से भारत पर आक्रमण किया था तो हरा दिया था, और हरा दिया तो फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो है राजपाट त्याग कर बेचारा चला गया था समाधि लेने। लेकिन 298 में बिंदुसार बिंदुसार के समय ज्यादा आक्रमण नहीं हुआ। बिंदुसार ज्यादातर क्या है, विवाहित संबंध बनाया और राज्य बढ़ाया है, तो ये भी अच्छा ही काम किया था अपना उस समय के हिसाब से बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार को मतलब युद्ध हुआ नहीं था। इसका बेटा अशोक करेगा, छोड़ेगा थोड़ी। सुनिए 274 274 में, सॉरी 272, मतलब 272 मतलब 272 से लेकर 268 बता देंगे। तो 272 से लेकर 268 मतलब ईसा पूर्व, मतलब 272 से लेकर 268। भारी आवाज को इग्नोर करिएगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मतलब कि 272 से लेकर 268 ईस्वी ईसा पूर्व की बात करेंगे तो उस समय अशोक और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक जीता था और अपने सारे भाइयों की मृत्यु कर दिया था। समझ गए? तो याद रखेंगे 272 से लेकर 268 तक, मतलब 268 तक अशोक का शासन होने जा रहा था, जिसमें अपने भाइयों से युद्ध करके अपना उत्तराधिकारी चुना गया। याद रखिएगा। चलिए 269 की बात करेंगे, 269 की बात करेंगे, 269 मतलब 269 की बात करेंगे। उस समय अशोक शासक बना, अशोक शासन बन गया था, मौर्य वंश का शासक बन गया था, याद रखिएगा। फिर 268 से लेके 232 की बात करें, मतलब कि 232 तक अशोक का शासन काल रहा। पूछेगा, अच्छा जी मौर्य वंश में अशोक जो है इतना फेमस है, तो ये बताइए उसका समय काल कब से कब तक था? तो बताएंगे कि 268 से लेकर 232 तक रहा था, मतलब 232 तक रहा था। किसका भाई? अशोक का। और सुनिए, बाहरी आवाज को इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कभी कभी मार्केट में रोड पे जम जाता है तो आवाज आनी बंद हो जाती है। चलिए 261 की बात करेंगे, 261 की बात करेंगे। 261 में कलिंग युद्ध हुआ। कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध हुआ था 261 में, मतलब 261 में क्या हुआ? कलिंग युद्ध। और उसी समय हमारे अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया इतने खून खराबे देखकर। लेकिन धर्म के हिसाब से ये जो भी हुआ, अपने अनुसार राज्य धर्म के लिए अगर युद्ध करना हो तो कर सकते हैं। अगर हमारे भारत के लिए अगर बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं तो उसके लिए मैं युद्ध करने योग्य हूं और करूंगा। क्योंकि बाहरी लोग हमारे संस्कृति को नहीं जानते, हमारी परंपरा को नहीं जानते। उन लोग आएंगे, अपनी संस्कृति थोप कर चले जाएंगे। आज
हम लोग उसी का जो हैं बटे हुए हिस्से हैं। अंग्रेज का सत्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल आकर हम लोग को अपने धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने में बोले, यही गलत है। और यही कारण है कि हम लोग को बाहरी लोगों से रोकना है। तो इसलिए हम लोग को खुद मजबूत होना है। नया भारत है, नया सोच रखिए। आजकल के यूथ हम लोग पढ़े लिखे हैं। चलिए, और याद रखिएगा, पॉलिटिकल रूप से मत सोचिएगा। ये हम लोग अपने इतिहास के रूप में इतिहास को बचाना है, ये सोच के पढ़ना है। याद रखिएगा। चलिए, 257 की बात करेंगे। 257 क्या है सुनिए। 257 जो है वो उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित, मतलब दीक्षित लिया था, ज्ञान लिया था। किसका दीक्षा लिया? बौद्ध धर्म का। मतलब कि 257 में अशोक सारा चीज छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसका ज्ञान लिया। किससे लिया? उपगुप्त से। कब लिया? 257 ईसा पूर्व में, मतलब 257, मतलब कि 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया था। चलिए, इन तिथियों को याद करने के लिए आपको टाइमलाइन बनाने और बार बार दोहराएं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैं इतना बार दोहराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, सिर्फ आपको सुनना है। यह नलिन अकाडमी का वादा है। अब सुनिए, अब ईसा पूर्व की बात करेंगे। ठीक है, अब ईसा पूर्व की बात हो रही है तो सुनिए। 268 से लेके 232 तो हम समझ गए अशोक का शासन था। 261 की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध हुआ था। 257 में क्या हुआ था बताइए? 257 में क्या हुआ था? तो इस समय उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। 251 क्या हुआ था? तो 251 जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। 251 मतलब कि 251, मतलब 251 में क्या हुआ जी ईसा पूर्व में? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ, जिस समय अशोक ने करवाया था। 232 में क्या हुआ? 232 में क्या हुआ? 232 में क्या हुआ? तो अशोक की मृत्यु हो गई, और वही उस समय कुणाल शासक बन गया था। उस समय कौन शासक बना? कुणाल शासक बन गया। चलिए, 200 की बात करते हैं। 200 ईसा पूर्व में क्या हुआ? यूनानियों का भारत में आक्रमण हुआ, मतलब सॉरी आगमन हुआ, आक्रमण नहीं आगमन हुआ। मतलब यूनानी जो है आक्रमण करके, आगमन कहिए या आगमन किए। तो याद रखिए, यूनानियों का आगमन अगर हुआ तो कब हुआ? 200 ईसा पूर्व में हुआ। तो यूनानियों का भारत में आगमन 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 185 मतलब 185, 185 ईसा पूर्व में जो हुआ वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या हो गई और शुंग वंश की स्थापना हो गई। शुंग वंश की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, और शुंग वंश का शासक ही कर दिया था, याद रखिएगा। और वो याद रखेंगे 75 में, सिर्फ 75 ईसा पूर्व में, 75 ईसा पूर्व में कनक मतलब कनव वंश की स्थापना हुई थी। तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 में हुआ था। और उसके बाद 75 में कनव वंश की स्थापना हुई। 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सतवाहन वंश की स्थापना हुई। तो पूछेगा सतवाहन वंश की स्थापना कब हुआ जी? तो बताएंगे 30 ईसा पूर्व में हुआ था। 75 ईसा पूर्व में कब हुआ? क्या हुआ? बताएंगे कनव वंश की स्थापना हुई। अच्छा, 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो अरे भाई, अंतिम मौर्य वंश का बृहदत्त को मार दिया गया और शुंग वंश की स्थापना हो गई। कब हुई? 185 में हुई। 75 में कब हुआ? कन्वर्ज की स्थापना। 30 में क्या हुआ? सिमुक और सतवाहन का हुआ। और 58 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 8 ईसा पूर्व मतलब 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत आया था। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा ये लाया गया था, याद रखिएगा। तो उज्जैन के शासक था जिसके द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा, अशोक अशोक बोल रहा हूं, शको शको पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत आया, जिसका नाम है विक्रम संवत का नाम से प्रारंभ किया गया। और याद रखिएगा, आपसे पूछेगा विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हम बताएंगे 58 ईसा पूर्व में। क्यों हुआ भाई 58 ईसा पूर्व में? क्योंकि शकों पर विजय का उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वारा यह दिया गया था। उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य। उस समय छोटे छोटे प्रांत में बंटने लगे थे, याद रखिएगा। याद रखेंगे। अब सुनिए, 22 की बात करते हैं। 22 क्या है? 22 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि चोल और पांड्य जो हैं, पांड्यों को रोम से व्यापारिक संबंध बनाए। मतलब कि चोल और पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध बनाए 22 ईसा पूर्व में।
क्लियर होगा 22 ईसा पूर्व में। तो ये ऐसी तिथियों को आप याद रखिएगा, ये भारत के प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं को समझाने में सहायक होता है। ये नलिन अकाडमी चैनल आपको याद करवाता है। इसी तरह का कंटेंट आपको कंटिन्यू चलेगा। आप बस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहेंगे। आगे चलते हैं, ईस्वी की बात करते हैं, एडी की बात करते हैं। देखिए, ईसा पूर्व तो हो गए, अब एडी की बात करेंगे। ईडी की बात हो गई, एडी की बात करेंगे। ऐसे याद करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ए बी क्या है, एडी क्या है। ये आप अच्छे से जानते हैं, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो ईस्वी वर्ष एडी बात करते हैं। तो इसमें सुनिए, टू टू फाइव, 225 मतलब कि 225, मतलब 225 ईस्वी में। अब ईस्वी आ गया क्योंकि विक्रम संवत आ गया ना, बदल गया ना, समझ गए। तो ईस्वी आ गया, तो 225 ईस्वी में, मतलब 225 ईस्वी में बकाटक वंश की स्थापना हुई थी। तो बकाटक की स्थापना कब हुई भाई? तो 225 ईसा पूर्व में हुआ था। बकाटक की स्थापना 225 ईसा पूर्व में हुआ था। 226 ईसा पूर्व में क्या हुआ? ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, सॉरी, 225 ईस्वी में हुआ बट बकाटक वंश की स्थापना। 226 ईस्वी में हुआ पर्सिया के, या पर्सिया में जो है सासानी, सासानी नाम है, हाँ शशानी है, देख लेते हैं एक मिनट। शशानी राजवंश की स्थापना हुई। अच्छा, ये नया है। सासानी राजवंश की स्थापना कब हुआ जी? जो कि पर्सिया में हुआ। ये 226 ईस्वी में हुआ। 250 ईस्वी में क्या हुआ? 250, ये सब तो 250 है। 250 में क्या हुआ? तो भाई सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया, मतलब समाप्त हो गया था 750 में ही। क्योंकि सातवाहन वंश का जो उदय हुआ, वो तो उदय कब हुआ था जानते हैं? 30 ईस्वी, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था, 30 ईसा पूर्व में हुआ था। और विघटन कब हुआ जानते हैं? सातवाहन वंश का 250 ईस्वी में जाकर हुआ, याद रखिएगा। दूसरी चीज कि 240 से लेके 280 ईसा पूर्व की बात करेंगे, मतलब 240 से लेके 280 की हम बात करेंगे। तो 240 से लेके 280 ईस्वी पूर्व में श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। तो श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना जब की गई तो कब की गई? 240 से लेके 280 तक, ईस्वी तक। मतलब कैसे याद करेंगे? 240 से लेकर 280 ईस्वी में क्या हुआ जी? श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई। अच्छा, श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई, ये बात तो हम समझ गए। लेकिन मान लीजिए हमको नंबर से याद नहीं हुआ, तो कैसे बोलेंगे? अरे भाई, टू मतलब 240 से लेके 280 बोल दीजिए, नंबर से नहीं बोलिए, आप पे डिपेंड करता है। 240 बोल दीजिए, से लेकर 280 बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है ना। अब 280 की बात करते हैं, तो 280 से लेके 319 ईस्वी की बात करेंगे, मतलब 319 ईस्वी की बात करेंगे। मतलब 280 से लेके 319 ईस्वी में क्या हुआ? घटोत्कच का शासन रहा था। घटोत्कच का नाम सुने होंगे आप। तो घटोत्कच का शासन रहा है 280 से लेके 319 ईस्वी तक रहा था। और भी सुन लीजिए, 319 ईस्वी से लेके, घटोत्कच महाभारत वाला नहीं, ये घटोत्कच अलग है। तो 280 से लेके 319 ईस्वी पूर्व में घटोत्कच का शासन रहा, याद रखिएगा। और 319 से लेके 320 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना जो है, और एवं गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी, मतलब गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया? मतलब कि 319 से लेके 320 ईस्वी बोला जाता है, ईसा पूर्व नहीं, क्षमा चाहेंगे, ईस्वी। तो 319 से लेके 320 ईस्वी की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वारा क्या हुआ? गुप्त वंश की स्थापना हुई। वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त नहीं, याद रखिएगा। लेकिन गुप्त संवत की भी शुरुआत करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए 319 से 320 बताया जाता है कि जो गुप्त संवत शुरू हुआ था वो कब हुआ था? गुप्त वंश में ही शुरू हुआ था। तो 319 से लेके 320 तक। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि भाई, आगे भी चलेंगे कि 335 मतलब 335 से लेकर 375 मतलब 375 ईस्वी में क्या हुआ? उस समय क्या घटना घटी भाई? तो उस समय घटना जो घटा वो है समुद्रगुप्त का शासन। मतलब सैन्य विजय के कारण जो है भारत का नेपोलियन के नाम से विख्यात हुआ। समझ गए? भारत के नेपोलियन के नाम से विख्यात हुआ था, याद रखिएगा। तो आपसे पूछता है कि 335 से लेकर 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासन रहा, और ये इसलिए रहा क्योंकि सैन्य विजय के कारण, ये जो सैन्य के कारण ये जीता, इसलिए ये भारत का नेपोलियन कहलाया। याद रखने वाली बात। 80 से लेके 319 तक तो हम समझ गए। अब हम 319 से लेके 320 भी समझ गए कि गुप्त वंश का जो है
गुप्त संवत की शुरुआत हुई है और गुप्त वंश की स्थापना हुई है वास्तविक रूप से। अब देखिए 335 से लेके 375 की बात करेंगे, मतलब 375 तक की बात करेंगे। मतलब 335 से लेके 375 में क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त का शासन रहा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें भारत का नेपोलियन कहा गया, नाम से विख्यात हो गया था ये। चलिए ये भी समझ गए। 360 में क्या हुआ था पता है? 360 ईस्वी में क्या हुआ? इस समय समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजदूत का आगमन हुआ था। श्रीलंका का राजदूत आया था समुद्रगुप्त के दरबार में 360 में, मतलब कि 360 ईस्वी में। अगर 375 ईस्वी की बात करेंगे तो 375 में समुद्रगुप्त का निधन हो गया। रामगुप्त का जो है संक्षिप्त शासन रहा, छोटा सा शासन रहा था रामगुप्त का। मतलब समुद्रगुप्त का निधन भी होना 375 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसमें 380 से बात करते हैं, 380 से लेकर 415 ईस्वी की बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसका शासन था। और ये गुप्त राज्य का पश्चिमी विस्तार जो है या सांस्कृतिक का जो विस्तार हुआ था, इसी के समय हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। इसलिए उसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक साहित्य के रूप में ये विख्यात हो गया था। और पश्चिमी विस्तार ये ज्यादा किया था कौन? हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका नाम है। और याद रखिएगा 380 से लेकर 415 ईस्वी इसको बताया गया। कब बताया गया? 380 से लेकर 415। 415 मतलब कि हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का समय काल बताया गया, जिसमें बताया जाता है कि स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल अलग अलग पूछते हैं, 5 ऑप्शन पूछेगा कि गुप्त राज्य का जो पश्चिमी विस्तार किया था, कौन उस समय शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि था। और ये समय काल पूछेगा तो 380 से लेकर 415 बता देना है। और याद रखिएगा सांस्कृतिक साहित्य की अगर बात करेंगे तो स्वर्ण युग बताना है। क्लियर हो गए? चलिए आगे बात करते हैं कि ये तिथि भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने में सहायक होता है। और इस घटना के बाद आपको जो भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, आपको अवश्य याद रहेगा, कंटिन्यू याद रहेगा, ये भविष्य में तय रखिएगा। आगे चलेंगे, भारतीय भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे, तो और भी हम तिथियां जानते हैं, जो कि एडी के रूप में जानते हैं, ईस्वी के वर्ष के रूप में जानेंगे। अब इसमें 399 से लेकर 414 ईस्वी की बात करते हैं, मतलब कि 399 से लेकर 414 ईस्वी तक बताया जाता है, जो कि चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा हुई थी। तो चीन का यात्री था फाहियान, वो आया था भारत में, भारत का यात्रा किया। कब किया? 399 से लेके 414 तक किया था, मतलब कि 399 से लेके 414 ईस्वी तक किया था। मतलब 399 से लेके 414 ईस्वी तक जो है फाहियान का भारत यात्रा रहा। ये बात तो क्लियर हो गए। अब सुनिए 415 से लेके 455 ईस्वी की बात करेंगे। 415 से लेके 455 ईस्वी की बात अगर करेंगे तो उस समय कुमार गुप्त प्रथम जो है शासनकाल में था, याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के समय बताया जाता है, और कुमार गुप्त उस समय सत्ता में था, याद रखने वाली बात है। जो कि 415 से लेके हमारा 455 तक जो है उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कुमार गुप्त उस समय प्रथम शासन काल में था, याद रखना है। तो 415 से लेके 455 में क्या हुआ था जी? तो कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है इस काल में। और भी हम बाद में बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कब हुआ, कैसे हुआ। इसे आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते रहते हैं, तो नलिनी अकाडमी इस तरह का कंटेंट 100% देता है। और याद रखिएगा बिहार पुलिस की अगर तैयारी करते हैं तो 100% देकर जाइए। निश्चित है डेट ऑफ बर्थ आपको इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, विश्व में याद रखिएगा। मतलब कि आपको इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर डेट से आ गया और आपका छूटेगा नहीं, ये नलिनी अकाडमी का वादा है। बस एक और वीडियो आप देख के जाइएगा। चलिए 455 की बात करेंगे। 455 से लेके 467, 67 का मतलब होता है 67। तो याद रखिएगा 455 से लेके 467 ईस्वी तक बात करेंगे। तो स्कंदगुप्त का शासन रहा और हुनों के प्रथम आक्रमण का प्रतिरोध रहा। तो याद रखें हैं कि स्कंदगुप्त का शासनकाल जो है 455 से लेके 467 ईस्वी तक रहा था, जिसमें हुनों के प्रथम आक्रमण का प्रतिरोध रहा है। तो हुनों आक्रमण का प्रथम जो है क्या रहा है? प्रतिरोध रहा है। ये बात को ध्यान रखना होगा। और ये बात को ध्यान रखते हुए हम एक बात बोलेंगे कि आप किसी भी चीज को याद अगर करते हैं तो आप उसे प्रेम पूर्वक देखिए, क्योंकि प्रेम से याद किया हुआ चीज कभी भूला नहीं जाता। याद रखिएगा
तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। बीपीएससी टीआरई 4 तो आने वाला ही है, इसलिए मैं ये सब छोटे-छोटे कंटेंट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब कंटेंट बहुत लोग कम पढ़ाते हैं, क्योंकि इसी से आ जाता है और कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया? तो हम बताते हैं क्वेश्चन तो यहीं से आया, बस आपका ध्यान थोड़ा भटक गया था, बस इतना ध्यान रखना है। तो आप इस पे ध्यान रखते हुए चलेंगे और अपने आप में याद करते हुए चलेंगे, ये मुझे लगता है। तो चलिए, मतलब 455 से लेके 467 में स्कंदगुप्त का शासन रहा, हुनों के प्रथम आक्रमण का प्रतिरोध भी रहा था। मान लीजिए पूछे कि 14 जो है 14 बोल रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए 415 से लेके 455, मतलब कि 415 से लेके 455 ईस्वी में कौन था, उस काल में क्या हो रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। समझ गए? तो 415 से लेके 455, 415 से लेकर 455 ईस्वी में जो है कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल भी था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। ये काल में याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है कि किसी और को, कमेंट कर सकते हैं, ऐसे कुमार गुप्त ही रहेगा। चलिए 455 467 की बात करेंगे, मतलब कि 455 ईस्वी से लेके 467, 67 मतलब 67, ये स्कंदगुप्त का शासन रहा था और हुनों के प्रथम आक्रमण का प्रतिरोध भी हुआ था। तो 455 से लेके 467 इसमें में स्कंद गुप्त का शासन रहा और हुनों के प्रथम आक्रमण का प्रतिरोध भी हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसका प्रतिकार किया जा रहा था। अगर मान लीजिए 467 की बात करेंगे, 467 मतलब 467 की बात करेंगे, 467 की बात करेंगे और कब तक करेंगे? 504 तक, मतलब 540 ईस्वी तक करेंगे। तो 467 से लेके 540 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन काल बताया जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, समाप्त हो गया था, पतन होने लगा था। 500 से लेके 532 ईस्वी की बात करते हैं। 500 से लेके 532 ईस्वी की बात करेंगे, तो उस समय तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन जो है उत्तर भारत में हुनों का प्रभाव बढ़ा था। मतलब हुनों का प्रभाव बढ़ गया था। कब? 500 से लेके 532, मतलब 500 से लेकर 532 तक ईस्वी तक जो है तोरन और मिहिर कुल के अधीन में उत्तर भारत में हुनों का प्रभाव बढ़ गया था। और बात करते हैं 532 ईस्वी की बात करते हैं। 532 ईस्वी मतलब कि 532 ईस्वी में यशोधर्मन द्वारा हुन शासक मिहिर कुल की जो है पराजय हुई थी। यशोधर्मन द्वारा हुन शासक मिहिर कुल की पराजय हुआ था, याद रखना है, 532 ईस्वी में हुआ था। अब सुनिए 606 ईस्वी की बात करते हैं। 606 ईस्वी की बात करें, 647 ईस्वी की बात करेंगे। तो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। कब रहा था? हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था, ये बात जरूर ध्यान रखना है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेके 647 तक रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 609 की बात करेंगे। 609 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का सिंहासन रोहन था, मतलब सिंहासन पे बैठा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक था को। और कब बैठा था? 609 ईस्वी में। तो चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। क्या हुआ था? सिंहासन रोहन हुआ था। सिंहासन मतलब राजगद्दी पे बैठा था, राज्याभिषेक हुआ था, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 629 से 645 की बात करते हैं। मतलब 629 मतलब 629 से लेके 645 ईस्वी तक जो है चीनी यात्री हेंग सांग भारत आया था। मतलब भारत की यात्रा पे हेंग सांग आया था। एक हेंग सांग आया था। अरे यहाँ पे हेंग सांग है, दो बार हेंग सांग आया था। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वो था फाहियान, है ना? फाहियान आया था, जो मौर्य काल के समय की बात होती है। अभी जो 629 है और 645 ईस्वी में चीनी यात्री जो है हेंगशांग आया था। उस समय फाहियान आया था, याद रखिएगा। और अभी हेंगशांग आया था। और सुनिए 636 ईस्वी की बात करेंगे तो सिंध पर प्रथम अरब जल आक्रमण हुआ था। जल के मतलब मार्ग द्वारा जो है आक्रमण हुआ था, अरब का प्रथम आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में। 3 मतलब 636 में हुआ था।
मतलब 636 ईस्वी में। अब 612 ईस्वी की बात करते हैं। 612 ईस्वी क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण एवं राजा दाहिर की पराजय हुई थी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण एवं राजा दाहिर की पराजय हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 712 ईस्वी में। और सुनिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे 725 ईस्वी की बात करेंगे। 725 ईस्वी में जो है नागभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिहार राज्य की नींव रखी गई। तो नागभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिहार राज्य की नींव रखी गई 725 ईस्वी में। 753 में बात करते हैं। 753 से लेके 973 ईस्वी में दक्कन में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? दक्कन में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखना है। 760 से लेके 1142 ईस्वी की बात करें तो पूर्व में भारत में जो है पाल वंश की स्थापना हुई थी। 760 से लेके 1142, याद रखिएगा। मतलब कि मतलब 760 से लेके 1142 ईस्वी का शासन कर रहा था। 1142 ईस्वी कहिए, पूर्व भारत में पाल वंश की स्थापना हुई थी, मतलब शासन था। 770 मतलब 770 से लेके 810 ईस्वी में पाल शासक धर्मपाल का काल रहा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब कि 770 से लेके 810 ईस्वी की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे कि पाल शासक धर्मपाल का समय रहा, समयकाल कहिए, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ही स्थापना उस समय हुई थी, ये भी बात बोलिएगा। अब मान लीजिए 783 की बात करेंगे और 1036 ईस्वी की बात करेंगे। मतलब कि 783 से लेके 1036 ईस्वी की बात करेंगे या 1036 ईस्वी की बात करेंगे। उस समय वत्स राज द्वारा उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना एवं शासन हुआ था। तो गुज्जर प्रतिहार का जो हुआ था शुरुआत, वो हुआ था वत्स राज द्वारा हुआ था। उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। और काल बताया जाता है तो 783 से लेके 1036 ईस्वी बताया जाता है, 1036 बताया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं 788 से लेके 820 ईस्वी की बात करेंगे। 788 से लेके 820 की बात करेंगे। मतलब 788 मतलब 788 मतलब 788 से लेके 820 ईस्वी में शंकराचार्य का काल था एवं अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन हुआ था। उस समय शंकराचार्य बने थे और अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन हुआ था, याद रखना है। अब देखिए 835 से लेके 850 ईस्वी की बात करेंगे। 835 से लेके 835 बताया जाता है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का उत्कर्ष एवं अरबी व्यापारी सुलेमान का आगमन हुआ था। उस समय गुज्जर प्रतिहार वंश के उत्कर्ष हुआ था, मतलब उदय हुआ था, और अरब व्यापारी जो सुलेमान था वो आगमन किया था। कब किया था? 1800 मतलब 1800 बोल रहा हूँ, 835 से लेके 885 के बीच आया था। चलिए अब इस तिथि को हम याद करवा ही रहे हैं, समझ गए? तो याद सुनते रहिए। चलिए अब बात करते हैं 836 मतलब 836 की बात करेंगे। इस समय मिहिर भोज का जो है शासक था, मतलब मिहिर भोज जो है शासक बना हुआ था। कब? 836 ईस्वी में, मतलब 836 ईस्वी में। 850 की बात करेंगे। 850 ईस्वी में क्या हुआ जी? विजयाल द्वारा पांडुओं, मतलब पांडवों हैं यहाँ पे, पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया। पांडवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया था। किसने? विजयाल ने हराया था। कब हटाया था? कब मतलब हटाया कहिए, हराया 850 ईस्वी में। 850 मतलब 850। 851 में क्या हुआ जी? मतलब 851 ईस्वी में क्या हुआ? मतलब 851 में क्या हुआ? अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा था। भारत वृत्तांत नामक पुस्तक लिखा था, याद रखना है। 860 की बात करेंगे। 860 ईस्वी की बात करेंगे। 860 ईस्वी में क्या हुआ? सुमात्रा, मतलब सुमात्रा जिसे इंडोनेशिया के नाम से भी जानते हैं, कि राजा बलपुत्र
कौन था? बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी, तो 860 में किया गया था। बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी। अब सुनिए, 871 से लेके 11 मतलब 1173 की बात करेंगे। तो 871 से लेके 1173 में तंजौर में शाही चोल का शासन रहा था। किसका रहा था? शाही चोल का शासन रहा था। अब अट अब 883 ईस्वी की बात करते हैं। 883 से लेकर 1026 की अगर हम बात करेंगे, तो पंजाब और काबुल में हिंदू शाही का शासन था। मतलब हर जगह देखा जाए तो हिंदू शाही का ही शासन था। यहाँ तक कि पंजाब कहिए, अफगानिस्तान कहिए, मतलब काबुल कहिए या पाकिस्तान कहिए, सब तो हमारा ही था, भारत का ही था। तो याद रखिएगा। तो 883 से लेके 126 पंजाब और काबुल में हिंदू शाही की स्थापना हुई थी। मतलब 883 से लेकर 1026 में हिंदू शाही की स्थापना हुई थी। और सुनिए, 1907 की बात करेंगे। 1907 में क्या हुआ? चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। 1907 में चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ, याद रखिएगा। 915 से लेके 925, मतलब 915 से लेके 925 में महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था। मतलब कि उन्हें 915 से लेके 925, मतलब 915 से लेके 925 की बात करेंगे, तो उस समय महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में एक अरबी यात्री आया था, उसका नाम है अल मसूदी था, याद रखिएगा। और बात करेंगे 1916 से लेके 1205 की बात करेंगे, मतलब 916 से लेके 1205 समय ईस्वी का बात करेंगे। उस समय जेजाक भुक्ति के चंदेल या चंदेलों द्वारा खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण हुआ था, उसकी बात कही गई है। तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेलों द्वारा किया गया था, जिसका नाम है जिजाक भुक्ति के चंदेल कहे जाते थे। और याद रखिएगा, उस समय डेट पूछे तो 916 काल है, मतलब 1205, है ना? 916 से लेके 1205। चलिए, और भी महत्वपूर्ण तिथि है जिसमें 950 से लेके 1195 की ओर चलेंगे। मतलब कि 950 से लेकर 1195 ईस्वी में चलेंगे, जिस समय मध्य भारत में त्रिपुर त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी के कलचुरी की स्थापना हुई थी। मध्य भारत में त्रिपुरी की कलचुरी एक मंदिर है, एक स्थान है, उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 950 से लेकर 1195 के बीच हुआ था। ठीक है, वो 1195 में हुआ था। देखिए, 973 से लेके 1238 की बात करते हैं, 1238 की बात करते हैं। इसमें अदिलवाड़ा का हम नाम सुने हैं, सोलंकी, गुजरात, ये तो पढ़ चुके थे। 1977 की बात करते हैं, 1977 बोलता हूँ, क्या बात करते हैं, फिर से बोलता हूँ। चलिए सुनिए, 977 मतलब 977 की बात करेंगे। 977 मतलब 977 की बात करेंगे। शुबुत्गिन का भारत में आक्रमण हुआ था। शुबुत्गिन जो है वो भारत पर आक्रमण किया था, याद रखने वाली बात है। अगर और सुन लीजिए, 985 मतलब 985 से लेके 1014 राजा राज चोल का शासनकाल रहा था, जो कि तंजौर के प्रसिद्ध शिव मतलब शिव भगवान अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। मतलब शिव भगवान बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था राजा राज चोल के शासनकाल में। तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ 985 में। 1014 तक ये राजा राज चोल का शासनकाल माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 999 999 999 999 पे आप चलिए, हम आपको बताते हैं कि 99 में क्या हुआ था। मतलब 999 में ये हुआ था, बगदाद के खिलाफ, सॉरी बगदाद के खलीफा है, खिलाफ नहीं, खलीफा के द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासन के रूप में या स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिला था।
यही सब तो बर्बाद कर दिया है। महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिला था 999 में। 1000 में क्या हुआ भाई? 1000 में क्या हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था, जो अफगानिस्तान में है। 1323 की बात करेंगे, 1323 की बात करेंगे, तो वरांगल के काकती, जिसे काकतिक बोलते हैं, काकतिक बेदराज प्रथम, प्रताप रुद्रदेव, ये सब जो थे अंतिम शासक थे। मतलब बेदराज प्रथम जो है संस्थापक था, याद रखिए, मतलब संस्थापक थे, याद रखना है। और प्रताप रुद्र जो थे अंतिम शासक थे। क्लियर हो गए? जो कि 1000 से लेके 1323 ईस्वी की बात करते ही परंगल के काकी जो है वंश था वहां पे। 1001 में क्या हुआ जी? तो 1001 में जो हुआ, मतलब 1001 में क्या हुआ कि उस समय में जयपाल की जो है महमूद गजनवी से पराजय हो गया था। महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था। हिंदू शाही शासक थे, याद रखिएगा। वहिंगल की लड़ाई में हुआ था ये। कौन सी लड़ाई? वहिंगल की लड़ाई हुई थी। ये बात को आप जान जाइए, ठीक है? क्लियर हो गया। अब देखिए, 1025 से लेके 1026 की बात करते हैं, मतलब 1025 से लेके 1026 की बात करते हैं। 1025 से लेके 1026 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। 1027 की बात करते हैं। 1027 की बात करें, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था। 1030 की बात करें, महमूद गजनवी की मृत्यु अल बरूनी का भारत में आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी 130 में, और अल बरूनी का आगमन हुआ था भारत में, ये ध्यान रखना है। और बात करेंगे 1100, मतलब 1191 की बात करेंगे, 1191 या 1192, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 में क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऐसा हराया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का क्या था कि ये जो है महमूद गौरी को छोड़ दिए थे। नहीं छोड़ते, उसी दिन मार देते, तो दोबारा इनको महमूद गौरी से लड़ना नहीं पड़ता। अब क्या हुआ कि 1192 में क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज जो थे उनकी हार हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन उसी समय भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ था 1192 में। मतलब पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला हमारे ही जो है लोग हैं, नहीं तो मोहम्मद गौरी का हिम्मत नहीं था कि वो आगे शासन कर सके। चलिए 1194 की बात करते हैं। 1194 जो है चंद्रवरदाई का युद्ध हुआ था, जयचंद पराजित हो गए थे। खुद जो चंद्रवरदाई का युद्ध हुआ, जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए अपने युगों में ये मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर लिया, और उल्टा फिर मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित कर दिया। सोचिए, 1200 जैसा करिएगा वैसा तो भरना पड़ेगा ना। अगर दुश्मन को पाल रहे हैं तो दुश्मन आपको भी अटैक करेगा एक समय में, याद रखिएगा। ये होता ही है। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलता ही है, बस समय का चक्र देरी से मिलता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। ये भविष्य में ध्यान रखिए, हर इंसान के साथ होता है, चाहे आप हो, मैं हूं, या कोई दुनिया का कोई भी हो। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अब बुरे कर्म कर रहे हैं तो अवश्य सोचिए कि उस समय अच्छा मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। ये भविष्य में तय है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। चलिए 1206 की बात करें, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की बेचारा चल जाता है, टपक जाता है। 1206 की और बात करें तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ। अब कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ये भी मंदिर तोड़ के बनवा देता है। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, अधूरा ही करता है, 2 मंजिल बना के मर जाता है। 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, और उसके जगह पे उसका गुलाम कहिए, उसका पुत्र कहिए, आराम शाह, आराम शाह था। तो आराम शाह को परास्त करके इल्तुतमिश जो है, जो गुलाम था कुतुबुद्दीन का, वो बन जाता है। मतलब कुतुबुद्दीन का सोचिए, कुतुबुद्दीन का बेटा को ही मार के इल्तुतमिश अपना शासक बन जाता है। 1221 की बात करेंगे, चंगेज खां का भारत पर आक्रमण। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1221 में। 1236 में क्या हुआ? रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठा।
1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान के साथ भी ये हुआ था, क्योंकि रजिया सुल्तान के भी बहुत सारे इतिहास छुपे हुए हैं जो अभी निकले नहीं हैं। चलिए, 1240 में कहा जाए तो रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी। किसकी हो गई थी? रजिया सुल्तान। पूछेगा 1240 में क्या हुआ जी? रजिया सुल्तान की हत्या। 1241 में क्या हुआ? तो भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था 1241 में, और 1265 से लेकर 66 तक, मतलब 1265 से लेकर 66 तक क्या हुआ था? गयासुद्दीन बलबल, जो बलबल बलबल मतलब बलबन गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन बलबन जो है गद्दी पर बैठा। और 1279 1279 में ईस्वी में, मतलब 1279 में क्या हुआ था? तो बंगाल में तुगरिक खां का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ? तुगरिक खां का विद्रोह हुआ था। अब आ जाइए 1286 में। 1286 में क्या हुआ? गयासुद्दीन बलबन का मृत्यु हो गया, बेचारा टपक गया। 1290 में क्या हुआ? खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। जलालुद्दीन खिलजी जो था इसके संस्थापक था। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था, ये 1290 में खिलजी वंश का स्थापना कर दिया और यही संस्थापक बन गया। कौन बन गया? जलालुद्दीन खिलजी। 1296 से लेके 1316 की बात करते हैं। 1296 से लेके 1316 में अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या बना? शासक बन गया था। 1390 से 1390 बोल रहा हूँ, 1309 से लेके 1313 मलिक काफूर जो है क्या बना? दक्कन अभियान चलाया। मलिक काफूर का दक्कन अभियान चला था 1313। याद रखिएगा, 1390 90 बोल रहा हूँ, 1309 से लेके 1313। अब 1315 में क्या हुआ जी? 1315 में मलिक काफूर दक्कन से वापस भी आ गया था। और 1320 में क्या हुआ? तुगलक वंश की स्थापना हो गई। और 1325 में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बन गया था 1325 में। और 1333 से लेकर 1342 में इल्तुतमिन जो है इवन बतूता, इल्तुतमिन नहीं इवन बतूता का भारत यात्रा हुआ था। तो 1333 में इवन बतूता भारत आया था और 1342 ईस्वी तक बताया जाता है कि यहाँ तक अंतराल में रहा था। 1336 में क्या हुआ? 1336 में है कि हरियर एवं बुक्का द्वारा विजय साम्राज्य का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई 1336 में। 1347 में क्या हुआ? बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई 1347 में। देखिए, आजकल का एनसीईआरटी बदल चुका है, ये ध्यान रखना है। 1393 ईस्वी की बात करें, जौनपुर राज्य की स्थापना की गई है। जौनपुर राज्य की स्थापना की गई 1393 में। 1398 में तैमूर लंग का जो है भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार हो गया था। याद किया 1398 में। 1414 में क्या हुआ? दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हो गई, ये बात ध्यान रखना है। 1414 से लेके 1451 मतलब 1451 में क्या हुआ? दिल्ली में सैयद वंश की जो है सैयद वंश का शासन रहा था। याद रखना है, 1414 से लेके 1451 किसका शासन रहा? सैयद वंश का स्थापना हुआ था, शासन रहा था। कहाँ? दिल्ली में। 1451 में क्या हुआ? 1451 में क्या हुआ? बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। 1455 में क्या हुआ? संत कबीर का जन्म हुआ। संत कबीर का जन्म कब हुआ? 1455 में हुआ। 1469 में क्या हुआ? सिख धर्म के स्थापना, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जो है पंजाब में तलवंडी में जन्म हुआ था। याद रखिएगा। 1472 में क्या हुआ? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, याद रखना है। अब बात करते हैं 1472 की बात करेंगे। 1472 में जो है वो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? शेरशाह सूरी का। अब बात करते हैं 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का जो है ये मतलब बाबर फरगना में जन्मा था। बाबर जो है कहाँ जन्मा था? देखिए फरगना में। और भारत में आएगा और सोचेगा कि हम भारत में रह गए, ऐसा नहीं हो सकता, फरगना में जाना चाहिए इसको। चलिए, वो तो बात अलग है। 1498 में क्या घटना घटी? तो पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा,
वो भारत में कालीकट, मतलब कालीकट कहाँ, केरल, केरल पहुंच गया था। 1509 ईस्वी में क्या हुआ, कृष्णदेव राय का शासक बने रहे, मतलब कृष्णदेव राय जो है शासक बन के आए थे 1509 में। 1510 में क्या हुआ जी, 1510 में गोवा पर पुर्तगाल जो थे, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। कब कर लिया, 1510 में। अच्छा, 1517 में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ, 1517 में। 1519 में क्या हुआ, भारत में बाबर का प्रवेश हो गया था। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हो गया। अब 1520 में क्या हुआ, बाबर का भीरा एवं सिलाकोट पर जो है आक्रमण हो गया था। बाबर भीरा भीरा और सिलाकोट पर आक्रमण कर दिया था 1520 में। और 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम विनाश होने वाला था, यही समझ जाइए। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी हार गया बेचारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया। तो समझिए, एक समय आता है, एक सर्कल आता है, वो सब पलटते जाता है। जैसे कि आप अगर कल की अवतरित होना है तो उससे पहले जो घटना प्रूफ देना होता है वो घटित होता है, प्राचीन का उदय होने लगता है। उसी तरह आज के युग में अगर कर्म कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इसका आप मान लीजिए चले गए, लेकिन आपके बच्चे, आपके वंशज उसका भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि अगर आप झूठ बोल के आप जीवन जी रहे हैं तो याद रखिएगा, आपका झूठ, आपका भुगतान आपके बाल बच्चे करते हैं। ये भविष्य में तय रखिएगा। 1527 की बात करेंगे। 1527 जो है, खानवा की लड़ाई और बाबर द्वारा राणा सांगा की हार हुई थी। आप खुद इतिहास पढ़ के अनुभव कर सकते हैं कि जैसा किया है वैसा ही इसको मृत्यु होता है। जो जैसा किया था राजा, वैसे ही उसके बच्चे की भी अंत हुआ है, वंश का अंत हुआ है। घनानंद ने भी उसका घमंड, उसका अहंकार उसने बर्बाद किया। उसी तरह इस सारे इतिहास का कहानी यह है। इसलिए घमंड करिएगा तो सत्य पे कोई नहीं रहेगा, और अगर घमंड नहीं तो सत्य पे जीवन पर्यंत है। तो इसी तरह 1527 से यही सीख मिलता है कि खानवा का लड़ाई जब हुआ था तो बाबर द्वारा राणा सांगा की हार हो गई थी। राणा सांगा तो हार गए, लेकिन बात है 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और उसमें भी बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हो गई थी। मतलब अफगान को हरा दिया था बाबर, क्योंकि अब बाबर के पास तोप था, इसके लिए हम लोग के पास वो हथियार नहीं थे। आज मान लीजिए भारत में आज हथियार है, तभी तो आक्रमण करने के लिए बाहरी लोग सोचते हैं। अगर हथियार नहीं होते तो आज भी गुलाम होते। तो ये सोचने वाली बात है। चलिए, 1527 में हुआ खानवा की लड़ाई और बाबर द्वारा राणा सांगा का। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर द्वारा अफगान की पराजय हुई। चलिए, 1530 में क्या हुआ, तो बाबर की मृत्यु हो गई, हुमायूं का सिंहासन हुआ, सिंहासनरोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, ये कह दिए 1530 में। 1532 में क्या हुआ, स्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। 1532 में स्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजय कर दिया गया था और हुमायूं को भागना पड़ गया था। 1540 में क्या हुआ, शेरशाह दिल्ली पर अधिकार कर लिया, याद रखिएगा 1540 में। 1542 में क्या हो गया, हुमायूं का पुत्र अकबर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा अकबर का जन्म हो गया था। 1555 ईस्वी में बात करें तो हुमायूं का जो है भारत पर पुनः अधिकार हो गया था। हुमायूं का अधिकार हो गया था, बेचारा तुरंत फिर मर जाएगा। 1556 में क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय कर दी गई। अब बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बन गया था, याद रखना है। और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा था, याद रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा कब, 1556 में। तो 1556 में 3-4 घटनाएं हुए। आगे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की जगह पे लड़ने वाला बैरम खां था, उसके संरक्षण में लड़ा था और अकबर बादशाह बन गया और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस बना था। 1662 में बात कर 1662 कर रहा हूँ, 1562 की बात कराऊंगा। और मतलब 1562 की बात करेंगे तो अरब द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अरे भाई, अकबर अरब द्वारा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इस पे ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि याद करवाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन याद होगा ये मैं बोल सकता हूँ। तो 1562 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, चलिए मान लीजिए दास प्रथा खत्म हो गया। 1563 में क्या हुआ, तीर्थ यात्रा की समाप्ति हो गई। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति हो गई। 1576 की बात करेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया गया था, याद रखिएगा। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप कमजोर नहीं थे, अंतिम युद्ध तक भी लड़े थे, उनका इतिहास को छुपा दिया गया। लेकिन असली अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप मेरे किंग थे। चलिए, इनके साथ भी एक तरह से छल हुआ था। 1579 की बात करेंगे तो अकबर ने
जलनामा, महजरनामा जारी किया था। अकबर ने महजरनामा जारी किया था, जो कि 1579 में किया था। 1582 में क्या हुआ जी? 1582 में क्या हुआ? 1582 में क्या हुआ? तो अकबर द्वारा दीन-ए इलाही की घोषणा कर दी गई। दीन-ए इलाही की घोषणा हो गई, इसलिए अकबर का नाम जल्दी लेते हैं। 1500 की बात हो गई, 1582 हो गई, 1600 की बात करेंगे। 1600 ईस्वी में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 में देखिए, इतिहास जो है, हम लोग को इतिहास पढ़ना है। इतिहास में हम लोग को कंट्रोवर्सी में नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करने के लिए अलग चैनल बनाएँगे। अभी पढ़ाई के लिए हमको एग्ज़ाम में क्या आएगा वो हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा फन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस पे कोई पॉलिटिकल दिमाग नहीं लगाना है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। 1602 में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना हो गई थी, याद रखिएगा। 1605 में बात करें, अकबर की मृत्यु हो गई, जहांगीर का राज्यारोहण हो गया था, याद रखना है। 1606 में हम बात करेंगे, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। ये गलत हुआ था, जहांगीर ने गलत कर दिया था, जो कि गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। कब गिरा था? 1606 में। 1610 में क्या हुआ? पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित किया था। पुलिकट में डच ने फैक्ट्री स्थापित की थी, याद रखिएगा, 1610 में। और 1611 में क्या हो गया पता है? 1611 में मुसलीपट्टनम बोलिए या मुसलीपट्टनम बोलिए, में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1611 में। 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1611 में मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई। और 1611 में नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह हो गया था। अब ये समझ में नहीं आता कि नूरजहां जहांगीर का विवाह अपने परिवार में कर लिया कि आपने कर लिया। ये क्लियर इतिहास आपको मिलेगा। बहुत सारे पीजी का जब तैयारी करते हो तो उसमें हिस्ट्री आपको मिलेगा। चलिए 1600 बात करते हैं 15 का। 1615 जो है, टॉमस रो भारत आया। टॉमस रो जो है भारत आया था 1615 में। और 1622 में शाहजहां का विद्रोह हुआ था, मतलब शाहजहां विद्रोह किया था, याद रखना है, 1622 ईस्वी में। और बात करें 1627 की। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। और 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बन गया था, 1628 में। अब 1631 से लेकर 1653, मतलब 1631 से लेके 1653 में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाएगा, जो कि शाहजहां द्वारा करवाएगा। और ताजमहल में कोई खास आपको दिखता है तो एक कला दिखता है, जो कि हमारे भारत के कलाकारों द्वारा बनाया गया है। आगे बात करेंगे 1636 की बात करेंगे, 1636 की बात करेंगे, तो औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब जो था दक्कन का सूबेदार बना के उसको भेज दिया गया था। लेकिन 1639 में जो है, अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी थी। सेंट जॉर्ज किले की नींव रख दिया था 1639 में। 1646 में क्या हुआ? शिवाजी का तोरण पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कर लिए थे, मेरे महाराजा शिवाजी, जो तोरण पर अधिकार कर लिए थे। और ये बहुत बहादुरी की बात थी। और सुनिए, 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ था। शाहजहां द्वारा जो है शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ 1648 में। 1656 में क्या हुआ? शिवाजी का जावली पर अधिकार हो गया, याद रखिएगा, शिवाजी का जावली पर अधिकार हो गया, ये भी ध्यान रखना है। 1659, मतलब 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या हो गई और दारा शिकोह की मृत्यु दंड मिल गया था। दारा शिकोह को मृत्यु दंड मिल गया था। और 1658 में क्या हुआ? औरंगजेब को जो है सिंहासन रूढ़ बनाया गया था, याद रखिएगा, 1658 में। 1664 में क्या हुआ ये बता दीजिए। तो 1664 में आपको 1664 यहाँ पे, हाँ, 1664 जो है बहुत फेमस है। शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1664 में हुआ था। 1665 में क्या हुआ? 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। पूछ देगा, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। और कब हुई? 1665 में हुई। ये बात भूलिएगा नहीं। अगर आपसे और पूछेगा 1670 में क्या हुआ बताइए, तो 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण माना जाता है, याद रखिएगा। और 1674 में क्या हुआ? 1674 में क्या हुआ? शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई। पांडिचेरी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 1675 में क्या हुआ? 1675 में क्या हुआ? औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दी गई। ये भी बहुत बड़ा गलती कर दिया था, क्योंकि सिखों को गुरु तेग बहादुर जी को हत्या करना नहीं चाहिए था। औरंगजेब को समझिए उसका भुगतान इसको करना पड़ा था 1675 में, याद रखिएगा। ये गलत किया था, बहुत बड़ा गलत। 1679 की बात करेंगे, इतिहास बहुत है, जब पढ़ाएंगे डिटेल तो हम करेंगे, अभी ऑनलाइनर है। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था, याद रखिएगा।
और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद बात हो गई थी। औरंगज़ेब के लिए बल्ले-बल्ले हो गया था, क्योंकि औरंगज़ेब को लगा शिवाजी मर गया तो अब कोई नहीं आएगा, लेकिन भूल गया कि शिवाजी का छोटा छावा खड़ा था, जो कि संभाजी थे। चलिए आगे बात करते हैं, और भी थे। आगे बात करेंगे 1685 में बात करेंगे, तो हम बताएंगे अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित कर दिया था, याद रखिएगा। और बात करें 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड और शाहूबंदी बनाया गया था, याद रखना है। और 1698 में सुल्तान नाटी और कलिकता कलिकत्ता जिसे कलकत्ता बोलते हैं, गोविंदपुरी की जमींदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आ रहा था कंट्रोल में, इधर औरंगजेब का विनाश हो रहा था, है ना। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और शाहू की मुक्ति हो गई, याद रखना है। और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गया। और बहादुर शाह जो है प्रथम सम्राट बना, समझिए अंग्रेज का बल्ले बल्ले हो गया। और 1708 में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जो है नांदेड़ में निधन हो गया था, गुरु गोविंद सिंह का। ये बड़ा अफसोस की बात थी, याद रखिएगा 1708 में। अगर मान लीजिए कि 1713 ईस्वी में बात करें तो बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा बने थे, याद रखना है। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए थे 1713 में। और 1715 में क्या हुआ, सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिल गया था, याद रखिएगा। सिख बहुत त्याग किए हैं, ये बात ध्यान रखना होगा आपको। इतिहास गवाह है। 1717 में क्या हुआ था, फर्रुख सियार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था, और यहीं पे विनाश हो गया था, मुगलों का शुरू हो गया था 1717 में। क्योंकि पहले से ही जो है उन लोग का राज था, हिंदुओं का राज तो धीरे धीरे खत्म हो गया था, तो पता ही नहीं चला था। तो याद रखिए 1720 में फिर क्या हुआ, 1720 में क्या हुआ, बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुता का अंत किए थे। सोचिए, सैयद बंधुता का अंत किए थे, ये बड़ी बात है। और 1725 में क्या हुआ, सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था। सुजाउद्दीन जो है बंगाल का सूबेदार बने थे 1725 में। और 1739 में जो है नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में हो गया था। मतलब नादिर शाह द्वारा जो है दिल्ली पर आक्रमण किया गया, अब कोहनूर हीरो को, मयूर सिंहासन को उसके अपने कब्जे में ले लिया, याद रखिएगा 1739 में, मतलब 1739 में। अब 1740 में बात करेंगे, 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। और 1742 की बात करेंगे तो 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान चला और डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पंडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1742 में, याद रखिएगा 1742 में। और सुनिए 1744 से लेके 1748 की बात करेंगे, 1744 से लेके 48 में करेंगे। तो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखना है। और 1747 में अगर बात करेंगे, मतलब 1747 में बात करें, अहमद शाह अब्दाली का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था, याद रखना है। 1750 से लेके 1754, मतलब कि 1750 से लेके 1754 तक जो है दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 से 48 और दूसरा हुआ 1750 से 1754, मतलब 1754। ठीक है, क्लियर हो गए। और भी घटना की बात करें तो सुनिए, 1750 से लेकर 1754 में दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ, ये तो हम जान गए। 1751 में आर्केंट अकोंट अकोंट है ना, अकोटा बोलिए, अकोट पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया, क्लाइव द्वारा कर लिया गया था, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 1756 की बात करेंगे, 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का गद्दी पर बैठ गया, और ब्लैक होल की घटना इसी समय हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। 1757 से लेकर 1763 में बात करें, 1757 से लेके 1763 की बात करेंगे तो तीसरा आंग्ल अंग्रेजी कर्नाटक युद्ध हुआ था, मतलब आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तीसरा, वो हुआ था 57 और 57 से लेके 63 तक हुआ था, मतलब 1757 से लेके 1763। अगर और भी बात करेंगे, 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया था और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, क्योंकि मीर जाफर ने क्या कर दिया था, ये फ्रॉडगिरी कर दिया था, धोखाधड़ी कर दिया था, समझ गए। अब चलिए 1758 की बात करेंगे और मीर जाफर को भी अंग्रेज धो डालेगा, देखिएगा जब जैसा किया वैसा भरेगा, देखिएगा इतिहास गवाह है। 1758 में है फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविस
पर कब्जा कर लिया गया। याद रखिएगा 1760 में क्या हुआ, मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया और बांडी बादशाह के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी को जो है पराजय कर दिया गया। 1761 में क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठाओं की पराजय हो गई। ये बात ध्यान रखना है। और भी सुनिए, 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बन गया था। 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होगा और 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, मतलब कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 और 1764 बक्सर का युद्ध, और 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। 1765 में पूछता है। 1765 में एक बात और हुआ, क्लाइव की दूसरी गवर्नी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गया था। सोचिए, क्लाइव की दूसरी गवर्नर जब बना था, जब दूसरी बार बना 1765 से 67 में, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कंपनी मिल गया था। और देखिए 1767 की बात करें, मतलब 1767 से लेके 1769 की बात करेंगे, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये बात ध्यान रखना है। और सुनिए 1772 की बात कर रहे हैं ना, तो 1772 सुनिए कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और कंपनी द्वारा जो है द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। मतलब द्वैत शासन को लाने वाला क्लाइव था, लेकिन समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग था। कब लाया था? 1772 में। 72 में लाया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग। क्लियर हो गए? चलिए, और याद रखिएगा 1773 की बात करेंगे। 72 तो समझिए, 73 में क्या हुआ, ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। और ये पारित जब हुआ, तो कंपनी द्वारा जो है, कंपनी द्वारा कहिए या कंपनी पर ब्रिटिश सांसद का आंशिक नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। रेलिंग एक्ट आते ही 1773 में अंग्रेज का कब्जा पूर्णता हो गया, अधिकार हो गए सारी चीजों पे। अब सुनिए 1774, याद किया, रुहेला का युद्ध हुआ था। 1774 में रुहेला का युद्ध हुआ, जिसमें वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है प्रथम गवर्नर जनरल, सोचिए वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। और ये 1774 से लेके 1785 समयकाल बताया जाता है। और कलकत्ता में ये पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने ही किया था, याद रखेंगे। और दूसरी बात 1775 की बात करेंगे, 1775 75 से लेके 82 की बात करें, 82 की बात करें, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था, ये 1775 से लेके 1782 में हुआ था, याद रखना है। 1777 की बात करें, 1777, मतलब 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। ये बहुत बहादुर शेर थे, याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह का इतिहास पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए 1774 की बात करेंगे, तो ये हो गया। चलिए 1776 की बात करते हैं, छूट गया था। 1776 जो है पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ था। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिए 1780 से लेकर 84 में। अगर 1784 की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पारित किया गया था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई थी 1784 में। और यह 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1786 की बात करेंगे, मतलब 1786 की बात करेंगे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गया था, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्डर, लॉर्डर क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम उसको, कॉर्नवालिस बोलिए। लॉर्डर भगवान को बोला जाता है, मेरे भगवान थोड़ी है ये सब था। तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गया था 1786 में। और देखिए भगवान बना तो विनाश भी तो हो गया, इन लोग का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। अब हम लोग का कब्जा हो रहा है अंग्रेज। देखिए यहाँ पे 1790 से लेके 1792, सॉरी 92, तो 1790 से लेके 1792 तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ जी? तो हम बताएंगे 1790 से लेके 1792 में हुआ था, और याद रखिएगा तक हुआ था। और 1792 मतलब 1792 में रंजीत सिंह जो है गद्दी पर बैठे थे, रंजीत सिंह गद्दी पर बैठाए गए। और 1793 में 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जो है फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई, यही सब क्लब बना के खराब कर दिया था अपने स्वार्थ में। चलिए, तो ये 1797 में हुआ था, याद रखना है। आगे चलेंगे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, याद रखना है। और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। 1801 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, याद रखना है। 1802 ईस्वी में पेशवे के साथ वेशिन की संधि हो गई, याद रखना है। 1802 में पेशवे के साथ वेशिन की संधि हो गई। 1803
1803 से लेकर 1806 में द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था। याद रखना है, द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध बताया जाता है। और सुनिए 1803 में जो है सुरजी अर्जुन गाँव की संधि हो गई थी, याद रखिएगा। सुरजी अर्जुन गाँव नाम है, उसकी संधि की गई थी 1803 में। और याद रखेंगे 1806 में क्या हुआ, बेल्लौर का सैनिक विद्रोह हुआ था, बेल्लौर में सैनिक विद्रोह हो गए थे। और 18 ठीक है, 1809 में कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की एक संधि हुई थी 1809 में। 1813 में क्या हुआ, चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम कब आया, 1813। अगर 1814 से 16 की बात करें तो नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और सुगैली की संधि हुई थी नेपाल के साथ। 1814 से लेकर 16 में नेपाल के साथ जो है युद्ध हुआ था, लेकिन सुगैली की संधि के समय समाप्त कर दिया गया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और 1817 से लेकर 18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 18 में। चलिए आगे चलते हैं। 1808 की बात करेंगे। 1808 है भारत भाषा में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशिता, अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण की बात करता है। तो 1808 में भारतीय भाषा जो कि बांग्ला की भाषा कहते हैं, बांग्ला भाषा था, जो कि प्रथम समाचार पत्र निकला था समाचार दर्पण, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, जिससे अष्टी की लड़ाई थी, मतलब 8 की लड़ाई थी। और कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण की बात कही जाती थी। 1818 में क्या हुआ कि पेशवा जो है पद की समाप्ति हो गई थी। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशन के रूप में बिठूर में भेज दिया गया था, याद रखना है। बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया गया, बिठूर भेज दिया गया, पेंशन के रूप में देने लगे थे, मतलब सब चीज छीन लिए थे। 1820 से लेके 22 में क्या हुआ, सर थॉमसन मुनरो मद्रास के गवर्नर बन गया था 1820 से लेके 22 में। 1821 की बात करें तो पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, लीजिएगा। 1823 में देखा जाए, 1823 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हो गया था। 1824 से लेके 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया था, याद रखिएगा। 1828 में देखा जाए, 1826 से 1826 में मतलब 1826 में जो है एंडुवर एंडुवर की संधि हुई थी। एंडुवर है, याद रखिए, एंडुवर की संधि हुई थी, याद रखेंगे 1826 में। 1828 में क्या हुआ, विलियम वेंटिंग बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बन गया था, याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1828 में। और चलिए और जानते हैं। 1828 तो हम जान गए कि विलियम वेंटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, लेकिन 1828 में और भी काम हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, समझ गया। अगर समझ गए, सॉरी, समझ गए। 1829 में कहा जाए तो विलियम वेंटिंग द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था, विलियम वेंटिंग द्वारा किया गया था। 1829 में किया गया था। 1830 में जो है ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1830 में ठगी प्रथा जो है उसे समाप्त कर दिया गया था 1830 में। 1831 की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय द्वारा इंग्लैंड में किया गया था, याद रखना है। 1831 में राजा राम मोहन राय द्वारा। सुनिए 1833 की बात करेंगे तो भारतीय विविध आयोग गठित किया गया, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का अगर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, मतलब व्यापारिक जो अधिकार है समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है, राजा राम मोहन राय की जो है ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। कब हुआ था, 1833 में। कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। भारतीय विधि आयोग का गठित किया गया था। और सुनिए 1835 की बात करेंगे तो 1835 की बात करेंगे। 1835 मतलब 1835 की बात करें। इसमें क्या है कि मेटकॉक द्वारा जो है समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध की समाप्ति कर दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो प्रतिबंध था उसे समाप्त कर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई थी, याद रखना है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ था 1835 में। अब 1838 में क्या हुआ ये बताइए। 1838 में जो है क्या हुआ, कंपनी आया, जो कंपनी बनी उस समय कंपनी आई,
कंपनी का तो विकास हो ही रहा था, वो सब छोड़िए। रंजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच जो है त्रिदलीय संधि हुआ था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, याद रखिए। 1839 में, 1839 से 42 में अगर देखा जाए तो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। 1841 में बात करेंगे तो इसमें कलकत्ता में जो है देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। देश हितैषी जो सभा है उसकी बात की गई थी। और बात करेंगे 1843 की बात करेंगे तो 1843 में 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, दास प्रथा पर जो है अधिकार हो गया था। और 1845 की बात करेंगे तो 1845 की बात करेंगे तो 1845 से लेके 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था। चलिए 1847 की बात करेंगे, 1847 की बात करेंगे। रुकड़ी में जो है प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी 1847 में, 1847 में। 1848 में अगर देखा जाए मतलब 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल बन गया था और गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था, याद रखिएगा। और हड़प नीति कहिए कौन लाया था, बताइए, बताएंगे? डलहौजी का नाम आता है। 1848 से लेकर 49 में बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया था, याद रखना है। 1851 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई। 1852 में बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1853 की बात करेंगे, 1853 में बात करेंगे तो बॉम्बे से थाने तक पहली रेलवे लाइन उद्घाटन हुआ और कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार आईसीएस परीक्षा का प्रारंभ हो गया, ये भी बात जान गए। अब बात करते हैं 1853 की बात करें, बंगाल में नील विद्रोह हो गया, याद रखिएगा 1853 में। 1855 से लेके 56 में कहा जाए तो संथाल विद्रोह या कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना की गई थी, याद रखिए संथाल विद्रोह उस समय हो गया था 1855 से 56 में। और 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, ये भी बात सही है। बात करते हैं 1857 1857 की बात करते हैं। 1857 जो है कलकत्ता बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा जाता है, ये बात जान लीजिए। अब सुनिए 1858 की बात करेंगे, जो कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने हाथों में ले लिया था। ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया था, जो कि भारत का शासन का जो कंपनी था ब्रिटिश का, वो ये आ गया था, ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। 1858 में जो है मतलब 1858 में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें हेलो देखिए, हेलो सुनाई दे रही है आवाज? थोड़ा सा लगता है आवाज चली गई थी। चलिए, तो जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विविध विविधता घोषणा मतलब विविध घोषणा किया, विविध घोषणा हुई और विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़ा कर जो है सुनाया गया था 1858 में, जो कि जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 1854 की बात करें, बंगाल में नील विद्रोह हो गया। 1859 में कागज का नोट जारी और गोद प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना है। 1860 ईस्वी की बात करें तो बजट की व्यवस्था शुरू कर दी गई। 7 अप्रैल 1860 में 60 के दशक में पहला बजट जो है ब्रिटिश सरकार ने वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ये बात हो गई थी। 1861 की बात करेंगे तो 1861 में क्या हुआ, ये भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1861 में है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861। इसके अंतर्गत कलकत्ता मुंबई मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 की बात करेंगे तो 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया, जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1863 में क्या हुआ, 1863 में है कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि पटना कॉलेज की स्थापना के भी पटना कॉलेज की स्थापना के लिए हुआ। 1866 की बात करेंगे 1886 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1872 में क्या हुआ, प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ। 1872 में ही लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। 1874 में बिहार में अकाल आ गया था, बहुत भयानक आया था। 1874 में
1875 में क्या हुआ था? 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंगोल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ और प्रिंसिप ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा जो है आज समाज की स्थापना उसी समय के अंतराल बताया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। भारत यात्रा भी, प्रथम भारत यात्रा भी चला था। चलिएगा 1876 की बात करेंगे। 1876 जो है लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हो गई। 1878 की बात करेंगे, 1878 की बात करेंगे तो लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1878 से लेके 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, द्वितीय हुआ था 1878 से लेके 80 तक। ठीक है, अब देखिए 1878 में अकाल आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी, अकाल आयोग की। 1881 की बात करेंगे तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में क्या बना? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में। 1883 में इलवर्ट बिल का विवाद हो गया था, याद रखिएगा। 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बॉम्बे में स्थापना हुई। 1888 में मतलब 1888 मतलब 888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। चलिए आगे बात करते हैं। 1889 की बात करते हैं। 1889 की बात करते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा शुरू की गई। अब बात करते हैं 1891 की बात करते हैं, जो कि दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। और बात करें 1892 की बात करें, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, 1892 में किया गया। आगे चलेंगे 1893 में क्या हुआ? एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था 1893 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी का उत्सव है वो मनाया गया। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया। तिलक को 18 माह के लिए कैद कर दिया गया था। सोचिए कितना अत्याचार हो रहा था। अब देखिए 1899 से लेकर 1905 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन वायसराय रहा था। 1904 की बात करेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट है पारित किया गया, जो पुरातत्व विभाग का गठन कर दिया गया था। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सुनते जा रहे हैं। 1908 में क्या हुआ कि यहाँ पे 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। तिलक पर राजद्रोह का केस चला और तिलक को 6 वर्ष का कारावास मिल गया था। याद रखिएगा 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल भेजा गया था, जेल में हुआ था। गांधी जी जो हैं सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी। अब देखिए हिस्ट्री अलग अलग कहानियां बताती है। चलिए 1909 की बात करेंगे। मार्ल मिंटो सुधार। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। भारतीय परिषद अधिनियम पारित भी किए थे, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे 1911 की बात करते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई, जो कि हार्डिंग पर जो है बम फेंका गया था। तो दिल्ली राजधानी बनाई गई उस समय 1912 में, लेकिन हार्डिंग को उस समय 1912 में ही बम भी फेंका गया था। 1913 में क्या हुआ सुन लीजिए। 1913 में पूछेगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। 1914 में जो है तिलक थे मंडेला जेल से रिहा हो गए थे, याद रखिएगा। 1915 की बात करेंगे तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किए थे, ये भी जान लीजिए। 1916 की बात करते हैं। 1916 में होम रूल की गठन कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता भी हुआ था। होम रूल लीग की गठन भी हुआ और हिंदू मुस्लिम जो लीग था उसका लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 की बात करेंगे तो मॉन्टू चेम्सफोर्ड सुधार। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, क्योंकि एनी बेसेंट उस समय बंदरी थी, मतलब बंदी थी। 1900 उस समय बंदरा कर दिया यहाँ पे, इसलिए पढ़ने में हुआ बंदी थी, मतलब जेल में बंद थी।
चलिए 1919 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत खतरनाक है। 13 अप्रैल। रॉलेट एक्ट उसी समय 1919 में ही आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है सर की उपाधि वापस कर दी गई थी 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था 1919 में। समझ रहे हैं? सब दिखावा के लिए आया था। चलिए 1920 की बात करेंगे। 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कर दिए ट्रेड यूनियन की स्थापना कर दिए थे। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया था, याद रखिएगा 1922 में। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिया गया था। 1923 में एक और काम हुआ, मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। 1925 की बात करेंगे तो 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जो कि 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना की गई थी, याद रखना है। अगर 1926 की बात करेंगे, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। 1927 में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी हुआ था। ये भी चीज ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 1928 की बात करेंगे तो 1928 में हिंदू सोशलिस्ट पर रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई थी। नेहरू रिपोर्ट भी 1928-29 में बताया जाता है। और साइमन कमीशन 28 में से नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा। साइमन कमीशन याद रखें, भारत आगमन हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई थी। अब 1929 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। शारदा एक्ट पारित भी हुआ था 1929 में। 1930 में क्या हुआ था ये बता दीजिए। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का जो है आह्वान किया गया था, जो कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर मान लीजिए 1931 की बात करेंगे तो 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट आया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आया था। गांधी जी की भागीदारी भी थी इसमें 1931 वाले में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिल गई थी 1931 में। 1932 की बात करेंगे तो 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई, पूना समझौता किया गया। देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी आईएमए की स्थापना की गई। अगर मान लीजिए 1933 की बात करेंगे, 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी किया गया था। 1933 में संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था 1933 में, है ना? ये सब ध्यान रखना है। आगे चलेंगे 1931 की बात करेंगे। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आया था। गांधी जी की भागीदारी भी थी, भगत सिंह और सुखदेव का, ये तो जानते हैं। चलिए 33 भी जान गए। अब 34 की बात करते हैं। 34 क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पटना में स्थापना किया गया था 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया 1934 में। बिहार में भूकंप आया था बहुत भयानक। और फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया गया था 1934 में। और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना भी 1934 में हुई थी। 1935 में क्या हुआ था ये बताइए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 1936 में सम्राट जॉर्ज फोर की मृत्यु हो गई। एडवर्ड एट और का जो है राज्यारोहण कर दिया गया। 1937 में क्या हुआ? 1937 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकार की स्थापना जो है चर्चा की गई 1937 में। चलिए 1937 में तो जान गए, 1938 में बता दीजिए। 1938 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में क्या हुआ? द्वितीय जो है विश्व युद्ध आरंभ हुआ गया था और सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे तथा बाद में जो है त्यागपत्र दे के चले गए थे, याद रखना है। 1940 की बात करेंगे। 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पृथक देश की मांग कर दी गया मतलब कर दिया था 1940 में। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावा, जो भावे हैं, भावा नहीं भावे हैं, पहले सत्याग्रही बने थे, सपोर्ट किए थे। 1941 की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में या कलकत्ता से भाग लेकर जर्मनी पहुंचे हैं, याद रखिएगा। 1942 की बात करेंगे। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी जान गए। 1943 क्या था? इंपॉर्टेंट है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई 1943 में। 1944 में क्या है? असम पर जापानी आक्रमण जापानी आक्रमण हुआ था 1944 में। आजाद हिंद फौज मणिपुर के नजदीक पहुंची थी, याद रखिए 1944 में।
चलिए 1945 की बात करते हैं। 1945 क्या है? तो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा लाल किला और दिल्ली में चलाया गया था, जो कि बेवल उस समय बेवल था, बेवल की घोषणा हुई थी। और सुनिए 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत आया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ 1946 में। 16 अगस्त को जो है मुस्लिम लीग द्वारा ये पाकिस्तान की मांग कह लीजिए। 1946 में एक तरह से 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधा कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ गए? और सुनिए 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। याद रखें नोआ खाली एवं तिपरा बोलते हैं में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुआ था, जो कि 1946 में हुआ था। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में विलय कर दिया गया था। और दिसंबर 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम जो है सत्र में उसे जोड़ दीजिएगा। इस तरह के आप बोल दीजिए, आ जाए, है ना? तो इस तरह से हम याद तो इस तरह से बोलने से, सुनने से याद आ जाता है। तो 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र। 1947 उस समय क्या हुआ? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लिंटन इटली विलिंगटन इटली बोलते हैं इसे, द्वारा जो है जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया और माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। अब भारत विभाजन प्रस्ताव पारित भी हुआ था 1947 में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। चलिए 1948 की बात करते हैं। 1948 में महात्मा गांधी की जो है दिल्ली में हत्या कर दी गई। जिन्ना की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना है। 1952 क्या है? प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। 1954 चीन तथा भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था, याद रखिएगा। 1955 है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी जो समाजवादी समाज है का लक्ष्य स्वीकार किया गया था, याद रखना है। अब 1956 की बात करते हैं। 55 समझ गया ना? 55 है कि जो समाजवादी समाज है उसका लक्ष्य को स्वीकार करना है। और याद रखना है 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। और याद रखिएगा 1957 दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए थे, समाप्त हुए थे। अब चलेंगे 1958। 1958 क्या है? तो इसमें माप और तौल की जो मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ है। देखिए 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बनाना ये हुआ था, बटा था, एक तरह से अलग हो गया था। और 1961 में क्या हुआ? गोवा स्वतंत्र हो गया था 1961 में। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हो गया था, चीन का आक्रमण कर दिया गया था। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1965 में भारत-पाकिस्तान की जो है युद्ध हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ये हुआ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डेट, तिथि। अगर आप नहीं पढ़े तो आप चूक जाइएगा, इसलिए सुन लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के साथ।